गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए, हम लोग फिर भी यही उम्मीद करके चलेंगे कि कल हमने चैप्टर 10 ग्रेविटेशन का पहला पार्ट अपलोड कर दिया था, लेकिन काम किसी भी स्टूडेंट का नहीं आया। तो ध्यान रखिएगा, आपको अगर ग्रुप से आपके राइट जो है हटा दिए गए हैं कि आप ग्रुप में कुछ नहीं भेज सकते, तो आप पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना होमवर्क सेंड कीजिए, ताकि हमें पता चले कौन स्टूडेंट काम कर रहा कौन नहीं कर रहा। ठीक है। और बेटा, अपने पेरेंट्स को बता दीजिए स्कूल के अंदर एडमिशन चल रहे हैं, एडमिशन जल्दी से जल्दी करवा ले। नहीं तो देखो, एसएलसी लेने जाओगे तो आपको लॉकडाउन की फीस बाद में देनी पड़ेगी। अभी हमारे स्कूल ने लॉकडाउन की फीस माफ़ कर रखी है, तो इन चीज़ों पे आप गौर कीजिए और अपना होमवर्क डेली का डेली करके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं उम्मीद करूंगा सभी लोग अपना कल का काम भी और आज का काम भी, और ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आगे +1 क्लास में भी आपके काम आएगा। तो चलिए, आज हम पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है। आसान टॉपिक है, ध्यान से समझना सभी लोगों को। तो देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। हमने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। और ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो हमेशा नेचर में कैसा होता है, अट्रैक्शन टाइप ही होगा, यानी कि चीजें एक दूसरे के नजदीक आएंगी। क्लियर। और उसी फोर्स को हमने क्या नाम दिया था, ग्रेविटेशन। अब हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे कि दो चीजें जिनके कुछ मास गिवन है, आपको अलग अलग मास गिवन है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस आपको गिवन है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। जो न्यूटन्स लॉ थे ग्रेविटेशन के, उससे हमें पता चला, न्यूटन्स ने हमें क्या क्या आइडिया दिया कि ये जो फोर्स होगा ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, कैसे कैसे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली या इन्वर्सली, वो सब चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। क्लियर। तो कल हमने ग्रेविटेशन की डेफिनेशन पढ़ ली थी, आज वही फोर्स की बात करें कि ये जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली का मतलब क्या, जैसे आप ये लिखते हैं कि कोई दो चीज़ों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी कि मैंने कहा ए एंड बी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आप ऐसे लिखेंगे। क्लियर। अगर बोला जाए कि ए एंड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आप ऐसे लिखेंगे, 1/, करके लिखेंगे। डायरेक्टली में ये रहेगा, बिल्कुल एक दूसरे के लेवल में रहेंगे, इनवर्सली में क्या रहेगा, वो चीज़ नीचे आ जाएगी। क्लियर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोग सुन के समझ के आगे जब मैं यूज़ करूँगा तो ये नोट कीजिएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला गया है तो ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, और इनवर्सली बोला गया है तो उल्टा करके रिप्रेजेंट करना है। ये इनवर्सली रिलेशन है ए और बी में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। चलिए अब देखते हैं कि ये जो फोर्स होगा उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिनको आपने पास पास रखा है, किसी डिस्टेंस से दूरी बना करके रखी है, तो ये जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। उन ऑब्जेक्ट्स का कितना मास है उनका प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। क्लियर। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये है जिसका मास m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है, तो फोर्स कितना होगा वो डिपेंड करेगा, एक तो दो चीज़ों पे मेनली डिपेंड करेगा, एक डिपेंड करेगा इन दोनों के मास के प्रोडक्ट पे, यानी कि m1 इंटू m2। ये m1 इंटू m2 जितना ज़्यादा होगा उन दोनों के बीच में फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे एक केस में मान लो 600 किलोग्राम स्क्वायर आ गया, क्योंकि देखो ये मास किलोग्राम में, ये किलोग्राम में मल्टीप्लाई करोगे तो किलोग्राम स्क्वायर आ गया। और एक ऐसा ही केस आ गया, मान लो 6000 किलोग्राम स्क्वायर आ गया, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ज़्यादा देखने को मिलेगा, इनके बीच में कम देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अनसीन है, कई बार इतना वीक होता है कि हम इसको देख भी नहीं पाते, यानी कि जब मासेस बहुत कम हो, प्रोडक्ट बहुत कम हो, तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को नहीं मिलता।
ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब एक तो आपने बता दिया प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द प्रोडक्ट, क्लियर। दूसरा इनवर्सली, देखो आगे ना पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि ये जो दो ऑब्जेक्ट आपने रखे थे, एक का मास m1 दूसरे का m2, इनके सेंटर से कितनी दूरी पे हैं, इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का क्या करना है, स्क्वायर करना है, और इनवर्सली का मतलब 1/, करके लिखना है आपको, यानी कि दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। आपको कहाँ से लेनी है, सेंटर से लेनी है, इन दोनों के सेंटर से डिस्टेंस लेनी है, क्लियर। नीचे इक्वेशन की फॉर्म में आपको दिखा दिया जाएगा। चलिए अब इसका डेरिवेशन हम शुरुआत करते हैं, 10 मिनट के अंदर डेरिवेशन खत्म कर देंगे। हमने दो ऑब्जेक्ट मान लिए, एक ऑब्जेक्ट ये A है जिसका मास m है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये B है जिसका मास स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया, यानी कि एक वजन में भारी है, बड़ा है, दिखाई दे रहा है, दूसरा उससे छोटा है। वो आप बराबर भी ले सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन समझना आपको। आप m की जगह पे कई बुक में m1 दे रखा होगा, कई में m2 दे रखा होगा, वो ले सकते हैं आप, क्लियर। वो कुछ भी लीजिए, आपको आइडिया आना चाहिए कि सॉल्यूशन कैसे करना है। F बी द अट्रैक्शन, यानी कि ये इस साइड सेंटर से लगेगा फोर्स, ध्यान रखिएगा, और कैसे लगेगा, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। सेंटर से अगर लाइन ज्वाइन करेंगे तो जो फोर्स है उसी स्ट्रेट लाइन में लगेगा दोनों के बीच में, क्लियर। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है, बड़े वाला ऑब्जेक्ट, ये इसको इस साइड अट्रैक्ट करना चाहेगा, ऐसे ही ये जो छोटा ऑब्जेक्ट है ये इसको इस साइड अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो दोनों के बीच में जो नेट फोर्स लगेगा वो ये प्रूव करेंगे हम कि इतना होगा, क्लियर। चलिए दोनों के बीच की सेंटर से डिस्टेंस भी हमें मालूम, या फिर दे रखी है d है, कई में r ले रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो क्या कहता है कि पहली डेफिनेशन क्या कहती है कि ये जो फोर्स होगा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ऐसे आप कई में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा या कई में ऐसे लिखा हुआ मिले तो बात एक ही है। तो ये जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, जो दो ऑब्जेक्ट्स जिनके बीच में फोर्स देखने को मिल रहा है उनका प्रोडक्ट आप ले लीजिएगा, यानी कि पहले का मास कैपिटल M था और ये इनटू है, ये x नहीं है, ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई का साइन है, गुणा का साइन है, ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे का मास स्मॉल m, तो पहली इक्वेशन होगी। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली के लिए 1/, करके आपने लिखा, ठीक है, 1/d², ऐसे आपने लिखा, तो दूसरी इक्वेशन आ गई। अब ये दोनों फोर्स ही हैं, लेफ्ट हैंड साइड में सेम चीज़ है, राइट हैंड साइड में अलग है, तो इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए। अब कंबाइन करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, कंबाइन किया आपने, यानी कि जो ऊपर पार्ट था m इंटू एम उसको ऊपर लिख दिया, डिवाइड में नीचे d² था उसको d² को नीचे लिख दिया। अब देखो कई बार हमने पढ़ा हुआ है या फिर नहीं पढ़ा तो आप याद रखिएगा, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, कोई भी साइंटिस्ट कोई अगर लॉ देता है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन जब बताता है तो इसको हटाने के लिए कोई कांस्टेंट यूज करता है, क्लियर। जैसे आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, ओम्स लॉ ने एक रिलेशन बताया है V इंटू आई, यानी कि करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन बताया था। तो यहाँ पे इस कांस्टेंट को हटाने के लिए उन्होंने R नाम का एक कांस्टेंट यूज किया था, ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए R नाम का एक कांस्टेंट यूज किया, क्लियर। तो ऐसे ही न्यूटन ने इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट G यूज किया, क्लियर। तो G जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और ये साइन इक्वल टू में चेंज कर दिया। अब G क्या बोला गया, G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, क्लियर। इसकी SI यूनिट, क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका मतलब इसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। साइंटिस्ट ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में ये वैल्यू निकाली कि G की वैल्यू ये होगी, ये आपको याद रखनी है। देखिए एक स्मॉल g होता है जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक तरह से फोर्स है और ये एक्सेलरेशन है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। कैपिटल G की वैल्यू कुछ अलग है, उसकी यूनिट भी अलग है, जबकि जो स्मॉल g है वो एक्सेलरेशन है ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कई बार इसको
अप्रोक्सीमेट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया जाता है। तो कैपिटल जी एक तरह से एक्सेलरेशन है, और कैपिटल जी एक तरह से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और स्मॉल जी क्या है आपके पास में, एक तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन जो मिलता है उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चाहे आप कितनी ही हाइट से ऑब्जेक्ट को छोड़े इतना ही एक्सेलरेशन मिलेगा। क्लियर? तो ये दोनों वैल्यू और दोनों डिफरेंस आपको याद रखने हैं कि कैपिटल जी क्या है और स्मॉल जी क्या है। कैपिटल जी कैसे निकाला गया, आप जो ऊपर फॉर्मूला है उसको आप रीअरेंज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो ऊपर इक्वेशन में देखें आप कि ये डी स्क्वायर है, इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया, और ये m इंटू एम है, इसको नीचे डिवाइड कर दिया, तो आपके पास में रीअरेंज होकर के जी की वैल्यू ये आ जाएगी। ये जो बेसिकली वैल्यू आई है ये आई है, आप कह सकते हैं कि जब अर्थ को कंसीडर किया और दूसरा मून को कंसीडर किया, उनके बीच की डिस्टेंस जो पर्टिकुलर डिस्टेंस ली गई, उनके मासेस को कंसीडर किया, तो आप ये कह सकते हैं ये बेसिकली अप्रोच हमारे पास में जी की ये फिक्स वैल्यू आ गई है 6.67 इंटू। देखो अब ये न्यूटन, ये यूनिट कैसे आई हमारे पास में, देखो फोर्स की यूनिट क्या, न्यूटन, आप इसी फॉर्मूले से देख लीजिए, फोर्स की यूनिट क्या, न्यूटन। क्लियर? डिस्टेंस की यूनिट क्या, मीटर स्क्वायर। और देखिए मास इंटू मास, किलोग्राम इंटू किलोग्राम बनेगा तो किलोग्राम का स्क्वायर बनेगा, और ऊपर जाएगी पावर तो माइनस हो जाएगी। इतना आपको याद रखना है। फोर्स की यूनिट न्यूटन हो गई, डिस्टेंस की यूनिट स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गई फंडामेंटल, और मास इंटू मास, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर बनेगा, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब इसको ऊपर लेके जाना चाहें आप तो ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? तो कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। फॉर्मूला ज़रूर आप लोग याद रखिएगा कि फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। वहाँ पे आपने m1 लिया है तो आप m1 ले लीजिए, स्मॉल m की जगह पे m2 लिया है तो m2 ले लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिस्टेंस की जगह पे अगर आपने r लिया है तो वो r भी आप पुट कर सकते हैं। क्लियर? और कई में सब्सक्रिप्ट यहाँ पे जैसे g लगा दी जाती है या फिर स्मॉल g लगा दी जाती है, उसका मतलब क्या है, दिस इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग।